नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं, Z अंग्रेजी वर्णमाला में अंत में आता है, फिर लूप में A आता है। उसी तरह बहुत बार किडनी की समस्याओं से हम जूझते हैं और निराश होकर ऐसा लगता है कि अंतिम घड़ी आ चुकी है। लेकिन सही विशेषज्ञों द्वारा अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के बाद हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से लाइफ आगे जीवन में जी सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं एंकर अमन आप सभी का Z टॉक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। Z टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, जहां पर हम भारत के सुप्रसिद्ध किडनी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं ताकि हम ये जान सके कि हम अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी किडनी क्षतिग्रस्त होती है या पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है या कोई इन्फेक्शन है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। मार्च का मंथ किडनी मंथ भी कहलाता है और इसी मंथ में हम वर्ल्ड किडनी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और आज किडनी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब देने के लिए देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर युवराज गुलाटी कानपुर से। डॉक्टर युवराज गुलाटी, Z टॉक पर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किडनी की हेल्थ के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलते चलते जानते हैं कि आपका किडनी पर क्या कहना है और कैसे हम किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, वॉकिंग ना ही केवल किडनीज के लिए, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज एंड आई बिलीव ये सबसे चीपेस्ट एंड सस्ती एक्सरसाइज है। अच्छा। जो हमारे पूरे बॉडी को स्वस्थ रख सकती है। ऐसा वेरियस स्टडीज में माना गया है कि वॉकिंग एट अ पेस जिस पे आपकी हल्की हल्की सांस हो, वॉक आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपनी स्पीड पे चलना है और एटलीस्ट 30 मिनट रोज अगर आप चलते हैं तो आप बॉडी के सारे अंगों को एडिक्वेटली स्वस्थ रखते हैं। और आने वाली जो कॉमन बीमारियां, स्पेशली आजकल के सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पोस्ट कोविड हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स अगर आप वॉक करते हैं बिना लोगों से बातचीत करे हुए, आई एम श्योर कि वो आपके किडनी ही नहीं, हार्ट एंड इवन लंग्स और सारे ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से स्वस्थ रखेगा। सो वॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड वी शुड रेगुलरली प्रैक्टिस। डॉक्टर युवराज गुलाटी, जैसे कि आपने मुझे बोला कि चलना है 30 मिनट लेकिन बिना किसी से बात किए, इसका रीजन क्या है? देखिए, आजकल लोग वॉकिंग को एक स्टेटस सिंबल भी मानते हैं कि सुबह सुबह वॉक में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, तो वो आप अपने एक पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए करें। पर अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है तो यू हैव टू वॉक एट अ पेस जहाँ पर आपकी हल्की हल्की सांस हो। जब आप बात करेंगे तो आप दोनों चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स फोकस ओनली ऑन योर ओन बॉडी, वॉक एट ए पेस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपके सारे अंगों पे, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, सो इट्स जस्ट लाइक दैट, एक एरोबिक एक्सरसाइज जो आपके हार्ट पे थोड़ा सा जोर डाले, जो आपके पल्स रेट को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाए, ताकि आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस के लिए अपने हार्ट को कंडीशन कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने प्रोवाइड की इस चीज़ से रिलेटेड कि क्यों हमें जो है बात करते हुए नहीं चलना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स का हमें बिना किसी से बात करते हुए, अपना फोकस करते हुए वॉक करना चाहिए। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 30 मिनट्स के वॉक पर हमें किसी से बात नहीं करनी है, तो क्या हम सेलफोन चलाते हुए वॉक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वो भी एक अननेसेसरी प्रैक्टिस है। आजकल आप देखेंगे सभी गुरुज एंड मोस्ट ऑफ द हायर क्लास पॉपुलेशन पीपल आर सेइंग कि वी शुड गेट रिड ऑफ दीज सेल फोन्स। हमारा स्क्रीन टाइम जितना कम हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम स्क्रीन टाइम व्यतीत करते हैं हम अपने दिमाग को उस तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ, अपने शरीर पे फोकस करें, अपने फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें, एंजॉय द नेचर। हमारे आसपास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वी शुड एंजॉय दोज थिंग्स। या ट्रू, थैंक यू। तो युवराज, किडनी हेल्थ से रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप खुद को कैसे हेल्दी रखते हैं? क्योंकि आप हम सभी के लिए रोल मॉडल भी हैं। देखिए, आज के ज़माने में विच इज़ फुल ऑफ ऑल स्ट्रेस, हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल स्ट्रेस एंड टेंशन भरा पड़ा है। तो फिजिकल फिटनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट साथ ही साथ मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिस पे हम सब लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरा हमेशा मानना ये है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक योगा,
वॉकिंग जो कि अभी हमने डिस्कस किया बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसके साथ साथ मेरा मानना हमेशा से ये है, जो मैं खुद पे प्रैक्टिस करता हूँ, कि एटलीस्ट रात को सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट टेक सम गुड थॉट, कोई अच्छी स्पिरिचुअल किताब पढ़िए, स्लीप विद अ गुड थॉट सो दैट यू हैव गुड ड्रीम्स, आपके वो थॉट दिमाग में चलता रहे, सो दैट योर मेंटल हेल्थ इज इंटैक्ट, आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें एंड यू स्टे हैप्पी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई गेस। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी नॉलेज के साथ आपने हमें जागरूक करवाया। थैंक यू। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या होता है किडनी का रोल, मतलब क्या रोल प्ले कर रहा है हमारा किडनी? देखिए, किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, तभी मेरा मानना है कि शायद हमें किडनीज 2 मिली हैं और हार्ट 1 मिला है, ब्रेन 1 मिला है, बट किडनीज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब एक बहुत कॉमन रोल है जो हम सब लोग जानते हैं कि किडनीज हमारे बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको यूरिन के रास्ते साफ करते हैं। बट सिर्फ किडनी का ये यूरिन बनाना या वेस्ट मटेरियल साफ करना ही रोल नहीं है, किडनीज का और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किडनी हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, वो हार्मोन भी किडनी बनाता है, जिससे हमारे ब्लड का लेवल्स, हीमोग्लोबिन के लेवल्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं। हमारी बोन हेल्थ को भी किडनी बहुत अच्छा रखता है। विटामिन डी, जो हम सब लोग आजकल पढ़ते हैं कि विटामिन डी सबका कम है, सनलाइट में नहीं रहते हैं, विटामिन डी का एक्टिवेशन भी बॉडी में होता है, और विटामिन डी एक्टिवेट होने के बाद ही कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को अच्छा रखता है, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती हैं। सो इन सेंस वेस्ट मटेरियल साफ करने के अलावा किडनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन बनाने में, बोन हेल्थ अच्छा रखने में। इन द सेंस ओवरऑल ये हमारे बॉडी के पूरे एनवायरमेंटल मिल्यू, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के लेवल्स को भी रेगुलराइज करता है और एक एडिक्वेट ऑप्टिमल लेवल्स मेंटेन करता है। तो बेसिकली किडनीज जो 24 घंटे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक अच्छे तरीके से काम करता रहे एंड हमें एक अच्छा फिजिकल वेलबींग फील हो। ऑलराइट सर, तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि एक आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि उसे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है? देखिए, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, बहुत बड़ी विडंबना है कि किडनीज की बीमारी हमें तब पता चलती है जब हम लोग बहुत काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में किडनीज के बीमारी के कोई बहुत सिम्टम्स, बहुत क्लियर कट सिम्टम्स कि हम कहें कि जी ये किडनी की वजह से है, वो बहुत पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 50% ऑफ द पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो उनको एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड वो हमारे पास एडवांस्ड किडनी फेलियर के साथ लैंड करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिस पे हमें ध्यान देना है, बहुत कॉमन सिम्टम्स कि पैरों में हल्की हल्की सूजन आना, रात में कई बार यूरिन करने के लिए उठना, जिसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 1 या 2 बार एक नॉर्मल प्रोसेस है यूरिन करने के लिए, बट अगर आपको इससे बार बार कई बार यूरिन के लिए आपकी नींद खुल रही है, उठना पड़ रहा है, तो दैट सिग्निफाइज कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में सूजन, जैसा मैंने बताया, वो एक कॉमन सिम्टम है। थकावट लगना, क्योंकि जैसा मैंने कहा किडनी खून बनाती है, कैल्शियम फास्फोरस अच्छा रखती है, तो अगर हमें थोड़ी सी वीकनेस या थकावट महसूस हो रही है तो भी हमें अपने किडनी की जांचों के बारे में सजग रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमें देखना है कि जो लोग एट डेंजर, जिनको किडनी की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि 60 साल की उम्र के ऊपर के लोग, जिन मरीजों को शुगर की बीमारी है, जिन मरीजों को हाइपरटेंशन है, या जिनके परिवार में किडनी की बीमारी की हिस्ट्री है, उनको थोड़ा ज़्यादा सजग रहना चाहिए। और कुछ नॉर्मल से टेस्ट हैं जो रेगुलरली अपने रूटीन टेस्ट में करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर किडनी की भी प्रॉब्लम शुरुआत भी हो रही है तो उसको वो अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकें और टाइमली हम उसको इंटरवीन कर सकें। डॉक्टर गुलाटी, जब हम किडनी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, तो क्या कोई ऐसी दवाई है जिसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है? देखिए, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, चाहे वो हमारा नॉर्मल डाइट हो या खाना पीना हो या मेडिसिन हो, हर चीज़ को निकालने के लिए किडनीज को एक एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई भी चीज़ हम ऐसी ले रहे हैं जो किडनीज पे एक्स्ट्रा लोड डालता है, वो डेफिनेटली किडनीज पे कंप्रोमाइज़ करेगा। स्पेशली अगर आपकी किडनीज पहले से अफेक्टेड हैं या पहले से क्षतिग्रस्त हैं या डैमेज्ड हैं या कंप्रोमाइज्ड हैं, तो हमें अपने खान पान पे और इवन हमें जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसको हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि वो किडनी पे एक्स्ट्रा असर ना डाले। कुछ मेडिसिन जैसे कि पेन किलर्स, जो कि बहुत कॉमन, पेन किलर्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं, बट नॉन स्टीरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, दे आर नोन टू कॉज
किडनी डैमेज, तो वो अगर आपको किडनी की बीमारी है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आपको लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। स्पेशली देखिए, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की स्पेशली आदत है कि हल्का सा भी सर दर्द हुआ तो हम मेडिकल स्टोर वाले के पास गए कि भैया हमें कोई दवाई दे दीजिए। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना ये आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन, देखिए मेडिकल स्टोर वाले को पता नहीं है कि आपको कौन सी बीमारी है। तो कोई भी दवाई अगर आपको लेनी है, स्पेशली अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना लें। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर पेन किलर्स, कभी भी हमें हल्का सा बुखार आता है, हम कहते भैया एंटीबायोटिक दे दो, दवाई दे दो। तो कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर वो अनरेगुलेटेड डोज में है, पेन किलर्स अगर वो अनरेगुलेटेड डोज में है, वो किडनी पे चोट पहुंचा सकती है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। जो भी दवाई लेनी है डॉक्टर्स के एडवाइस पे लें, डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे एडवाइस लें, उनको बताएं कि आपको किडनी समस्या है, तो वो उसी के हिसाब से आपकी डोज को मॉडिफाई करेंगे। तो हमें ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेने हैं? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं जी। ऑल राइट सर। डॉक्टर गुलाटी, मेरा अगला सवाल जो है वो पिछले सवाल से रिलेटेड ही है कि मान लीजिए मैं दवाओं पर हूँ और कंटिन्यूअसली दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं खुद की किडनी को कैसे सुरक्षित रख सकती हूँ? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस चीज की दवाओं पे हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के पिल्स ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको बंद नहीं करनी है, बीपी आपको कंट्रोल रखना है। अगर आप शुगर की पिल्स पे हैं तो वो भी आपको कंटिन्यूअस रखना है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो किडनीज पे बहुत तेजी से असर कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस चीज की दवाओं पे हैं, बी इट एनी प्रॉब्लम्स, कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने डॉक्टर्स के गाइडेंस में उनको आपको बताना है कि ये आपको किडनी की बीमारी है, क्योंकि कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो किडनी के पेशेंट्स में अवॉइड करे जाते हैं। कई एंटीबायोटिक्स की हमें डोज मॉडिफाई करनी पड़ती है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी अननेसेसरी दवा ना लें, क्योंकि हर दवा का अपना एक साइड इफेक्ट होता है हर ऑर्गन पे, और कुछ दवाएं होती हैं जो किडनीज के पेशेंट्स में एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। तो अगर आप कोई भी दवाओं पे हैं तो अपने डॉक्टर्स को जरूर बताएं कि आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है, ताकि वो उन दवाओं की डोज को उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, या अगर आपके लिए वो हानिकारक है तो उनको अवॉइड कर सकें। ऑल राइट सर। डॉक्टर गुलाटी, आप एक कैसे आकलन करते हैं कि किसी पेशेंट को ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के टाइम सिनेरियो को देखते हुए। जनरली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स को जरूरी होता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, या हम लोग जिसको शॉर्ट फॉर्म में CKD बोलते हैं, उसके जनरली 5 स्टेजेस होते हैं, जो कि किडनी के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जिसको हम लोग GFR बोलते हैं, उसके हिसाब पे डिवाइडेड होता है। CKD स्टेज 5 तब होता है जब GFR 15 ml प्रति मिनट के नीचे चला जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्रिएटिनिन की वैल्यू से मापदंड निकालते हैं। तो मोटा मोटा हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी का क्रिएटिनिन 6.5 या 7 के ऊपर जाता है तो वो स्टेज 5 CKD में लैंड कर जाता है। और अगर ये बीमारी लंबे समय से है, अगर आपके किडनी श्रंक कर गई है, तो यहाँ से रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तभी वो क्रॉनिक किडनी डिसीज बोली जाती है। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, देखिए ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए प्लान करी गई हैं। जब भी आप स्टेज 5 CKD में आते हैं और आपको साथ ही साथ सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स जैसे कि बार बार उल्टी आना, भूख कम लगना, कुछ लोगों में जहर की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जहर दिमाग पे चढ़ सकता है, जिसकी वजह से झटके आ सकते हैं, हल्की सी गफलत या बेहोशी बनी रह सकती है। तो जब भी पेशेंट स्टेज 5 CKD में चला जाता है, उसको हम लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में एडवाइस करते हैं। आजकल एक नया कंसेप्ट भी आ गया है जिसको हम लोग प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट वो स्ट्रैटेजी है जहां पे हम पेशेंट को डायलिसिस पे लेकर के नहीं जाते हैं। हमें पता है कि ये स्टेज 5 CKD में आ गए हैं, इनका एंड स्टेज रिनल डिसीज की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों उनको डायलिसिस पे लेके जाना। डायलिसिस पे जाने से पहले ही उनको ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता है, ताकि जो डायलिसिस के थोड़े से पेन वगैरह और फिस्टुला बनाने के ये सब चीजें हैं, ताकि वो उनसे बच सके और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सके। तो जब भी किडनी डिसीज एडवांस करे तो हमें पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। ऑल राइट, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन होती है तभी आप लोग डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए कहते हैं? जी देखिए, डायलिसिस ट्रांसप्लांट, बल्कि हमें इसको इस सेंस में सोचना चाहिए कि अगर किसी का हार्ट खराब होता है तो हमारे पास कोई अलग से मशीन नहीं है कि उसका वो काम कर सके। किसी के ब्रेन में कोई डैमेज होता है तो अलग से मशीन नहीं है। बट किडनी के केस में अगर किसी की किडनी डैमेज होती है तो हमारे पास एक डायलिसिस मशीन है कि वो अपना नॉर्मल रूटीन का काम डायलिसिस करवाते हुए कर सकता है। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सिवियर डिसीज पे जाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी किडनी की बीमारी बढ़ जाती है, कभी कभार हम लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है कि हमको सिम्टम्स हैं कि नहीं, बट हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है
और हमारा शरीर अंदर से कमज़ोर होता है। तो जब भी CKD स्टेज 5 में हम चले जाते हैं तो हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं, मोटा मोटा एक स्टडी हुई थी पुराने ज़माने में, थोड़ा लंबे टाइम पहले, जिसने ये देखा था कि GFR अगर 7 के नीचे आ जाए तो जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि डायलिसिस हमें शुरुआत कर देना चाहिए। एंड अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन डायलिसिस। ट्रांसप्लांट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ट्रांसप्लांट में क्वालिटी ऑफ लाइफ डायलिसिस से कई गुना बेहतर है। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है, जब मरीज को हम प्रिपेयर करते हैं, अल्टीमेटली हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए अगर आपकी किडनी स्टेज 5 CKD में है और वो डैमेज्ड है। ऑल राइट सर, मान लीजिए कि अगर किसी की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है किडनी, ऐसा बहुत बार ऐसे केसेस में देखने को मिलता है कि किसी की बॉडी जो है वो किडनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारे, हम लोग जब भी हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं तो डोनर के कई सारे सेट ऑफ टेस्ट्स होते हैं जिसमें ये अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाता है कि डोनर को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ट्रांसप्लांट के बाद, और कौन सी किडनी रेसिपिएंट के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी किडनी मैच करेगी। तो आजकल बहुत अच्छे एडवांसेस हो गए हैं एंड एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ट्रांसप्लांट के बाद बहुत बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो आजकल साइंस ने और नेफ्रोलॉजी ने बहुत अच्छे एडवांसेस तरक्की कर ली है कि हम लोग ट्रांसप्लांट के पहले बहुत इंटेंसिव और बहुत अच्छा डोनर और रेसिपिएंट वर्कअप करते हैं, जिसमें ये हम कोशिश करते हैं कि डोनर और रेसिपिएंट दोनों को कोई दिक्कत ना हो और दोनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें ट्रांसप्लांट के बाद। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि डायलिसिस के कितने प्रकार होते हैं? क्या हम चलते चलते भी डायलिसिस कर सकते हैं? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डायलिसिस जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस, जिसको हम लोग खून वाला डायलिसिस भी बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक फिस्टुला बनाते हैं जिसमें हाथ में एक छोटा सा चीरा दे करके आर्टरी और वेन, 2 नसों को जोड़ दिया जाता है ताकि एक मोटी नस बन जाए, जिसको हम लोग एवी फिस्टुला कहते हैं। ये जनरली तैयार होने में 6 हफ्ते का समय लेता है। उसके बाद हम डायलिसिस उससे कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमें अपने नज़दीकी डायलिसिस सेंटर में जाना होता है, वहाँ पर एक डायलिसिस मशीन होती है, 4 घंटे का एक सेशन ऑफ डायलिसिस होता है। फिस्टुला में 2 सुई लगाई जाती हैं, एक तरफ से ब्लड आता है, मशीन के अंदर ब्लड जाता है, साफ होकर के वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिस्टुला तैयार होने में कम से कम 6 हफ्ते का समय लगता है, तो अगर कोई हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में आता है और उनको अर्जेंट डायलिसिस की नीड है, तो हमें गले की नली डालनी पड़ती है, जिसको हम लोग इंटरनल जुगुलर कैथेटर या फिर पर्मा कैथ, जो कि एक हम लोग टनल बना करके गर्दन में डाल देते हैं, ताकि जब तक हमारा फिस्टुला मैच्योर नहीं हो रहा है तब तक उस रास्ते के द्वारा डायलिसिस करी जाए। लेकिन एक और डायलिसिस का तरीका है जिसको हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। पेरिटोनियल, हमारे पेट में एक आंतों के आगे एक झिल्ली होती है जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। जैसे कि हीमोडायलिसिस में हम लोग एक डायलिसिस मशीन में एक फिल्टर लगाते हैं, तो वो फिल्टर हमारा पेरिटोनियम एक फिल्टर का काम करता है। उसमें हम एक छोटी सी नली पेट में डाल देते हैं एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा, और पानी के या डेक्सट्रोज के बैग्स आते हैं, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं कि डायलिसिस का पानी, वो बैग्स आते हैं। उस नली के द्वारा हम लोग वो पानी अंदर डाल देते हैं। 15 मिनट करीब समय में वो पानी अंदर जाता है। 4 से 6 घंटे वो पानी हमारे पेट में रहता है। जिस फॉर्म में हमारे शरीर सफाई करता है, वो पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा जो सारा यूरिया क्रिएटिनिन होता है वो उस पानी में कंसंट्रेशन के हिसाब से आ जाता है, और अगले 6 घंटे के बाद वो हम पानी बाहर निकाल देते हैं। और ये करीब एक 24 घंटे में ये सेशन हम लोग चलाते हैं। कई लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनमें एक नया टर्मिनोलॉजी जिसको साइकिलर बोलते हैं, वो रात में अपना एक मशीन लगा करके डायलिसिस कर सकते हैं, दिन में ड्राई रह सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है डायलिसिस की तो पानी भर के अपना दिन में काम कर सकते हैं, घर आकर के वापस वो पानी को निकाल सकते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसा डायलिसिस है जो कि आप चलते फिरते अपने घर में कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैं अपने सभी पेशेंट्स को जनरली एडवाइस करता हूँ कि हीमोडायलिसिस शुरू करने से पहले हमें पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग को अपने नेफ्रोलॉजी के कोर्स के दौरान भी सिखाया गया है कि PD फर्स्ट पॉलिसी हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हमारे सारे हाथ के जो एक्सेस फिस्टुला वगैरह हैं उससे हमें बचाते हैं। और पेरिटोनियल डायलिसिस ये भी देखा गया है कि मोस्ट कॉमनली कई बार हम देखते हैं कि खून की डायलिसिस के बाद लोगों की पेशाब की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूरिन आउटपुट जनरली प्रिजर्व रहता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हमें भी अच्छी एक फीलिंग देता है। एंड यूरिन आउटपुट भले ही वो 100 ml क्यों ना हो, जो वो क्लियरेंस करता है वो किसी भी डायलिसिस से बहुत अच्छा होता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस शुड ऑलवेज बी चोजन फर्स्ट अगर आपके आसपास वो फैसिलिटी अवेलेबल है। सर जैसे हमने बात की फैसिलिटी की, तो मान लीजिए वो फैसिलिटी हमें अवेलेबल है, तो क्या वो अफोर्डेबल भी है? देखिए,
नॉर्मली जो देखा गया पीडी के लिए बहुत आपको कोई ग्रेट फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। आप अपने लोकल अपने जो आसपास के फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। आजकल पीडी टीम्स आ गए हैं, पीडी नर्सिंग स्टाफ आ गए हैं जो आपको शुरुआती 1 से 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहकर ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद आपको घर में भी आके वो आपके पीडी को चेक कर सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पीडी एक ऐसी डायलिसिस है जो आप अगर रिमोट एरियाज में भी रहते हैं वहां भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपका दूसरा सवाल जो कि फिर अच्छा सवाल है कि अफोर्डेबिलिटी इश्यूज, अगर हम देखें मोटा मोटा पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस दोनों का कॉस्ट फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हीमोडायलिसिस में आपको हफ्ते में 3 बार या हमारे देश में हफ्ते में 2 बार 4 घंटे के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, सुई लगेंगी। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस का फायदा क्या है कि आप घर बैठे कर सकते हैं और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाकी एंड रिजल्ट्स और कॉस्ट दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। डॉक्टर गुलाटी, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो हैं वो किसी और की तरफ से दूसरे डॉक्टर से रेफरल लेकर आपके पास आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब देरी हो जाती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसीलिए हम लोग ये मार्च में किडनी मंथ मनाते हैं, वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। और आज का ये सेशन जो हम लोग कर रहे हैं ये भी इसीलिए है कि लोगों के मन में किडनी की बीमारियों को लेकर के अवेयरनेस, उनकी चैतन्यता, उनकी सजगता जागृत हो सके। देखिए, आजकल किडनी की बीमारी एक तरीके से एक सोशल स्टिग्मा भी बन चुकी है कि हाँ जी इनका डायलिसिस चलता है जी, ये ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। तो ये सोशल स्टिग्मा जो है वो हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि किडनी की बीमारी ना सिर्फ एक पेशेंट की बीमारी रह जाती, वो एक परिवार के लिए भी हो जाती, क्योंकि जो भी केयर गिवर्स होते हैं उनका बर्नट आउट होना, उनका थकना भी बहुत कॉमन है। क्योंकि किडनी के मरीज को एक केयर की भी ज़रूरत होती है, राइट फ्रॉम द डाइट और उनको डायलिसिस के लिए लेके जाने के लिए, किडनी डोनेट करने के लिए, ट्रांसप्लांट के बाद की केयर, उनकी दवाइयों का ध्यान, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सीधा हमारे पास आएँ या किसी और डॉक्टर के पास ना जाएँ। किसी भी अच्छे फिजिशियन, वेल ट्रेन्ड फिजिशियंस के पास अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो रेगुलरली डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाएं, रेगुलरली शुगर अपना चेक कराएं कि वो आपके कंट्रोल स्टेटस में चल रही है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बीपी बहुत रेगुलरली नापें, घर में अपने बीपी की दवाइयाँ टाइमली एडिक्वेटली लें। कई बार हम लोग देखते हैं कि मरीज़ कहता है कि जी मुझे आपको क्लिनिक पे दिखाने आना था तो मैं दवा खा के नहीं आया, और जब हमारे पास आता है तो बीपी उसका 160-170 होता है। तो ये जो हैबिट्स हैं ये हमें बिल्कुल छोड़ना है। बीपी और शुगर की दवाइयों को हमें रेगुलरली लेना है। और रेगुलरली कुछ बहुत ही रूटीन टेस्ट, बहुत सिंपल टेस्ट हैं, जैसे यूरिन की जांच करना कि आपके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन की जांच करना, एक अल्ट्रासाउंड करवाना कि किडनी देखने में ठीक लग रही है। अगर ये रूटीन टेस्ट डायबिटीज़ के पेशेंट्स खासकर हर 6 महीने में, और जिनका प्रोटीन आ रहा है हर 3 महीने में, या नॉर्मल पॉपुलेशन 40 साल के बाद कम से कम साल में 1 बार अगर अपने रूटीन टेस्ट करवाते रहें तो वो किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। और आप अगर किसी अच्छे फिजिशियन के पास होंगे तो वो जब भी आपको समझेंगे कि किडनी की बीमारी आपकी बढ़ रही है, वो तुरंत ही आपको एक आपके लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। बट किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी कोई भी बीमारी को लेकर के, खासकर किडनी की बीमारी के लिए प्रति ज़्यादा सजग रहें। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात करा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक रूटीन टेस्ट, आजकल हर शहर में लैब टेस्ट अवेलेबल है, तो रूटीन टेस्ट इन द फॉर्म की यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, हीमोग्लोबिन की जांच, क्रिएटिनिन की जांच, और एक इमेजिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड अपना करवाएं। और अगर आपको उसमें कुछ संदेह है, आपके लोकल फिजिशियन को कोई संदेह हो रहा है कि उसमें किडनी की बीमारी है, तो तुरंत अपने लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट को संपर्क करें। सर, इस साल वर्ल्ड किडनी डे पे क्या थीम रखा गया है? जी देखिए, इस बार वर्ल्ड किडनी डे हम लोग 9 मार्च 2023 को मना रहे हैं। इस बार का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड सपोर्टिंग द वल्नरेबल। देखिए, कोविड के बाद और इवन कोविड के समय पे ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि कई पेशेंट्स थे जिनको लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस की ज़रूरत थी, एक्यूट इमरजेंसी, और कई सारे हेल्थ केयर सर्विसेज उस टाइम पे डायलिसिस शटडाउन होने की वजह से डायलिसिस के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था। तो ये थीम इस बार इसीलिए रखा गया है कि हम अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयारी पहले से ही करें, और जो भी लोग
वल्नरेबल हैं, मतलब जो भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको किडनी की बीमारी होने की संभावना है, उनमें हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीकेडी, उनकी बीमारी को जल्द पकड़ सकें ताकि वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत तक ना पहुंचे। प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि हमें ये चाहिए कि हर एक सेंटर में हम अपने ट्रेंड फिजिशियंस और ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट रखें, ताकि जो भी किडनी के मरीज़ हैं उनको अपने रेजिडेंस के आसपास, अपने एरिया के आसपास किडनी की अच्छी केयर और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। अगर कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं तो उनके डायलिसिस सर्विसेज हैम्पर ना हो, उनको आराम से अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें। और सपोर्टिंग द वल्नरेबल, जैसे कि जो डायबिटिक हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनके परिवार में किडनी की बीमारी है, जो हाइपरटेंशन है, जो मॉर्बिडली ओबीस हैं, जिनको स्टोन डिसीज़ है, इन सबको अपने किडनी के हेल्थ पे खास ध्यान देना है। टाइमली और रेगुलरली अपने किडनी की बीमारियों का चेकअप कराना है, ताकि वो एडवांस स्टेज पे जाने से पहले ही उसमें हम इंटरवीन कर सकें, हम अपना एक्शन दिखोगे। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं कुछ, खासकर डायबिटिक्स के पेशेंट्स में, जो किडनी और हार्ट दोनों को अच्छा रखती हैं, लेकिन उनको हम कुछ ही शुरुआती दौर के स्टेजेस में ही दे सकते हैं। अगर आपकी किडनी की बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है तो वो दवाइयाँ हम उस टाइम पर नहीं दे सकते। तो जितना जल्दी हो सके हमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ सीकेडी करना है, ताकि लोगों को उनकी बीमारी में हम टाइमली सपोर्ट कर सकें और लॉन्ग टर्म डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में जाने से बचा सकें। काफी अच्छा थीम रखा गया है इस बार लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हुए मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ती हूँ। डॉक्टर, बिफोर वी कंक्लूड द टुडेज टॉक शो, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किडनीज की बीमारियों को लेकर के एक बहुत ही कॉमन मिथ्स हैं कि अगर एक बार आपको किडनी की बीमारी हो गई तो आपका जीवन का अंत है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने सुपर स्पेशलिस्ट्स, लोकल ट्रेंड फिजिशियंस, उनके पास जाकर के अपनी बीमारी के बारे में जानकारी लेना है। देखिए, किडनी की बीमारी के कई सारे कारण होते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अननेसेसरी ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेना, ये सब मेजर कॉमन कॉजेज़ हैं। मॉर्बिडली ओबेसिटी, ये बहुत कॉमन कॉज है। स्टोन डिसीज़, ये भी एक कॉमन कॉज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि किडनी में कई सारे मल्टीपल सिस्ट, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं किडनी की बीमारी के, जो अगर हम टाइमली इनको पकड़ सकें तो हम उस बीमारी को एडवांस स्टेज पे पहुंचने से, जिसको कि हम लोग ESRD या जिस स्टेज पे हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उस स्टेज पे पहुंचने से बचा सकते हैं और टाइमली इंटरवीन कर सकते हैं और आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस स्टेज पे पहुंच भी चुके हैं कि आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको कि डायलिसिस ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल एक पीयर प्रेशर बना है कि जी एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो वो जीवन भर के लिए है। देखिए, डायलिसिस हम दो प्रकार की बीमारियों के लिए करते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी। अगर किसी की किडनी अचानक से खराब हुई, मान लीजिए किसी को बहुत डिहाइड्रेशन हुआ, किसी ने बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लिए, किसी की किडनीज में बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी किडनी की बीमारी कुछ ट्रांजिएंट समय के लिए होती है, जहाँ पे कुछ समय के बाद डायलिसिस रुक जाता है और वो बाकी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डायलिसिस आपका क्यों करा जा रहा है, अपने इस डॉक्टर उस टॉपिक को डॉक्टर से डिस्कस करिए। और अगर लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत भी पड़ रही तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक वेल ट्रेन्ड सुपर स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में डायलिसिस करा रहे हैं तो आपकी लाइफ के लिए अच्छा ही है। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रांसप्लांट के रेट्स पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे इंप्रूव करे हैं। उसके बावजूद अगर हम देखें, केवल और केवल 2.5% पॉपुलेशन जो किडनी मरीजों की है इंडिया में, वो किडनी ट्रांसप्लांट तक पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि एक तो पीयर प्रेशर, लोगों के कई सारे मिथ्स के ट्रांसप्लांट के बाद डोनर को दिक्कत हो जाएगी, ट्रांसप्लांट के बाद किडनी के जिसको दी गई है उसको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। आजकल जब भी हम किसी का ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो डोनर हमेशा हमारी प्रायोरिटी होता है। हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं जहां हम डोनर को, रेसिपिएंट को एडिक्वेटली इवैल्यूएट करते हैं और फिर ही हम ट्रांसप्लांट की तरफ पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें जो करी गई हैं, ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंप्रूवमेंट के लिए करी गई हैं। तो इन चीजों के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, इनको गंभीरता से समझें। कोई भी डाउट्स हो तो उन डाउट से अपने डॉक्टर से बात करें, ना कि अपने लोकल
आसपास के लोगों की बात करें, वही आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं और फिर अपने आगे की लाइफ का डिसीजंस लें। ऑलराइट सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंगल किडनी से क्या आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? जी बिल्कुल जी सकते हैं। देखिए, अगर हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं तो आपकी एक ही किडनी होती है, और कई सारे लोगों के कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी होती है जहां एक सॉलिटरी किडनी के साथ वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अगर आप जीवन भर में एक बार भी अल्ट्रासाउंड ना करें तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, हमारे दोनों किडनीज में करीब करीब 10 लाख फिल्टर्स एक किडनी में होते हैं, और वो पूरे हमारे सफाई की जो भी सिस्टम होता है वो एडिक्वेटली मैनेज कर सकते हैं। और मैं कई बार लोगों को ये भी एक मजाकिया अंदाज में बोलता हूँ कि अगर आपको 2 किडनीज मिली हैं तो वो इसलिए मिली हैं कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी आपका ख्याल रख सके, और अगर आपकी दोनों किडनी सही हैं तो अगर आपके किसी चाहने वाले की दोनों किडनी खराब हुई हैं तो एक किडनी आप उनको डोनेट कर सकें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने हमारे दर्शकों को। और मैं बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन कराया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। जेड टॉक एक पहल है जो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए कमिटेड है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो रोगों की पहचान जल्द से जल्द हो सकेगी और इलाज भी उन्हें जल्द से जल्द मिल सकेगा, और इस तरह हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। जेड टॉक से जुड़े रहने के लिए फेसबुक पर फॉलो और लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही किडनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को धन्यवाद और वर्ल्ड किडनी मंथ की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देती हूं, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आगे आप सभी के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस और नॉलेज से भरी हुई किडनी के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।